हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो आज जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो क्लास 11 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। देखिए, जो क्लास 11 की जो सोशियोलॉजी है उसकी जो फर्स्ट बुक है वो है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, यानी कि आपका समाजशास्त्र का परिचय। और जो सेकंड बुक है वो है अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का बोध, यानी कि उसके बारे में समझ। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी क्लास 11th है वो आपको इंट्रोड्यूस करा रही है सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि जो ये आपका सब्जेक्ट है वो एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है। हालांकि ये हर बच्चों के पास नहीं होता, लेकिन इसे बारीकी से समझना ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट बुक में सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एक चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और सेकंड जो बुक आएगी वो आपको अंडरस्टैंड करवाएगी कि सोशियोलॉजी जो है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जब चैप्टर का नाम ही है समाज और समाजशास्त्र, तो पहला ये टॉपिक है, हमें समाज के बारे में अच्छे तरीके से समझना होगा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य का समाज है और जो पशुओं का समाज है उन दोनों के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है। और जो हमारा मेन पॉइंट है वो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या विशेष क्षेत्र है, और इनसे ही जुड़े कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में भी। और जो हमारा सेकंड पार्ट से रिलेटेड जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में संबंध से रिलेटेड, जैसे कि सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ, सोशियोलॉजी का अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति शास्त्र के साथ, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सभी के साथ हम सोशियोलॉजी का क्या करेंगे, संबंध के बारे में भी अच्छे तरीके से जानेंगे। और लास्ट में हम इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, यानी कंपैरेटिव लर्निंग के बारे में भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी सोसाइटी वाले टॉपिक के साथ, जानते हैं उसका क्या अर्थ कहा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। समाज का क्या अर्थ होता है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समाज के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर बात आती है समाजशास्त्र की, तो देखिए क्या कहते हैं समाजशास्त्री। उनके अनुसार समाज के लोगों में पाए गए जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनका जो जाल होता है जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वही उनकी सोसाइटी कहलाते हैं, यानी समाज कहलाते हैं। और ये जो संबंध होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि अमूर्त होते हैं। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन ये होगी कि ये अमूर्त शब्द होता क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं इससे रिलेटेड कि जो अमूर्त शब्द है इसके अंदर क्या होता है कि जो लोगों के बीच में जो संबंध है, यानी जो रिलेशन है, वो दिखाई नहीं देते। जो रिलेशन है, अब यहाँ पर बात यह आती है कि रिलेशन तो किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, प्यार भरे हो सकते हैं, नफरत से भरे हो सकते हैं, संघर्ष से भरे हो सकते हैं, ऊंच नीच वाले हो सकते हैं, किसी भी टाइप के होते हैं। ये जो रिलेशन होते हैं वो इंटरनली होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि हम उन्हें छू नहीं सकते। क्या आप अपने विचारों को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। क्या अपने इमोशन को आप देख सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है, यानी अमूर्त कहलाती है। और इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है मूर्त, जो हम चीजें देखते हैं, छू सकते हैं, यानी फिजिकली टच वाली बात आ गई। तो आई होप आप अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ चुकेंगे। अब हम जानते हैं समाज के विशेषताओं के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी सोसाइटी से रिलेटेड जो खास बातें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, पहला है समाज भिन्नता और समानता पर आधारित है, यानी कि सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन लाइकनेस और डिफरेंसेस। तो एक सोसाइटी के अंदर समानता यानी इक्वालिटी और भिन्नता यानी कि डिफरेंसेस दोनों देखने को मिलता है। ये दोनों सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट रहते हैं, यानी मौजूद रहते हैं, और साथ ही एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, क्योंकि समाज में कभी समानता आती है तो कभी भिन्नता आती है। लेकिन ये बात भी है कि यह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो सोशल रिलेशन होते हैं, वो तभी बनते हैं जब लोगों के बीच में समानता आती है। अगर समानता नहीं आएगी तो वह एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे, जिस कारण समानता जैसा कोई शब्द पैदा ही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि समाज के अंदर भिन्नता का होना भी जरूरी है, क्योंकि समाज के अंदर जैसे कि उसमें उस चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे पुरुष महिला, बच्चा बच्ची, लड़का लड़के, तो इसके बारे में भी ये क्या भिन्नता को दर्शाता है, ताकि लोग समाज के बारे में अच्छे तरीके से समझ सके। दूसरा हम देखते हैं समाज जो है वो संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि सोसाइटी बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप।
जब हम बात करते हैं समाज की, तो ये जो सोशल रिलेशन होते हैं वो हर जगह देखने को मिलते हैं। व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधों से जुड़ा होता है। अब ये जो संबंध होते हैं, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये संबंध आपके नफरत से भरे भी हो सकते हैं, प्यार से भरे भी हो सकते हैं, कंपटीशन से भरे भी हो सकते हैं, ऊंच नीच से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि समाज क्या है, व्यक्तियों का जाल है, संबंधों का जाल है। तो इस प्रकार हमें संबंध जो है वो भी डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं। तीसरा है कि समाज जो है वो आत्मनिर्भर है, यानी कि सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंस। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि जो समाज है, व्यक्ति समाज के अंदर निवास करता है और उसकी इच्छाएं इतनी सारी है कि अकेले वह अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता और उसे किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि हालांकि आपकी सेहत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे नॉलेजेबल हो, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको डिपेंड होना पड़ता है किसके पास? डॉक्टर के पास। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप टीचर की सहायता लेते हो। तो ऐसे हम अलग अलग फील्ड में किसी ना किसी प्रकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी सुविधाओं के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। तो इसलिए जो सोसाइटी है वो एक से नहीं सभी से चलती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि समाज जो है वो आत्मनिर्भर है। चौथा है कि समाज अमूर्त होते हैं, यानी सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। तो ये मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में क्लियर कर दिया था कि समाज अमूर्त होते हैं, यानी कि जो लोगों के बीच में संबंध होते हैं वो उन्हें देखा नहीं जा सकता। वो प्यार भरे भी हो सकते हैं, नफरत भरे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, इन्हें हम छू नहीं सकते, इसलिए ये संबंध जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। और पांचवा है कि समाज परिवर्तनशील होते हैं। देखिए जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे व्यक्ति बदलता है और व्यक्ति के साथ भी समाज भी परिवर्तन होता ही रहता है। पहले का टाइम, आज का टाइम, आज डिफरेंट देख सकते हैं सोसाइटी कहाँ से कहाँ आ चुकी है। तो ये थी समाज की कुछ विशेषताएं। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ चुकी होगी तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड एनिमल सोसाइटी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसे सब्जेक्ट के अंदर पशुओं के साथ मनुष्य की तुलना करना क्यों जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियरिफाई कर दूँ, जब आप सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो तो इसके अंदर समाज का जिक्र होता है। समाज किन से बनता है? व्यक्तियों से बनता है। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में दर्शाया जा रहा है। तो इस कारण इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मनुष्य वो कितना पावरफुल है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जो अदर्स के पास नहीं है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं मनुष्य के समाज और साइड में आप देख सकते हैं पशुओं के समाज। मैं आपको दोनों कंपेयर करके बताऊंगा। पहला है कि मनुष्य के पास बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति होती है, क्योंकि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के वह हर एक चीज़ों को समझता है, जानता है, उसके बारे में अपने विचार को प्रकट करता है, उसके बाद बोलने जैसी इतनी खास जो क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि पशुओं के समाज में क्या होता है कि उनके पास बोलने, सोचने, समझने की शक्ति नहीं होती। मनुष्य की क्या होती है, एक अपनी संस्कृति होती है, अपना एक इतिहास होता है बहुत पुराना, लेकिन पशुओं की जब बात आती है तो उनकी कोई संस्कृति हमें देखने को नहीं मिलती। तीसरा है कि स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है मनुष्य। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन पशु क्या होते हैं, मूक होते हैं, साइलेंट होते हैं, वो सिर्फ अपने चीज़ों से बजा सकते हैं या तो जो उनकी साउंड होते हैं उसके थ्रू अपने आप को समझा सकते हैं, उनके पास कोई भाषा नहीं होती। चौथा है कि मनुष्य जो है वो भविष्य की चिंता करता है और उसकी योजना बनाता है, यानी कि प्लानिंग करता है। जैसे कि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके माइंड में भी आएगा कि मैं भी सोशियोलॉजी के अंदर 90% से ज़्यादा अपने फाइनल टर्म एग्जाम में लेके आऊँगा। तो ये आपकी क्या है, फ्यूचर एक टेंशन है, इसकी आप प्लानिंग बनाते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो। लेकिन जो पशु होते हैं वो प्रेजेंट टाइम में ही अपना जीवन जीते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंट मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में, काफ़ी ईजी। यहाँ से हम देखते हैं समाज शास्त्र के अर्थ के बारे में, यानी सोशियोलॉजी के मीनिंग के बारे में। देखिए समाज में पाए जाने वाले जो सोशल रिलेशन होते हैं, यानी कि जो सामाजिक संबंध होते हैं, उन्हें क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित यानी सीक्वेंस और सिस्टमेटिक अध्ययन करने वाले जीव को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपको दो वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पहला है आपका क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस, दूसरा है आपका व्यवस्थित अध्ययन यानी कि एक सिस्टमेटिक लर्निंग। आइए जानते हैं इसी के बारे में कि जो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसमें क्या कहा गया है। पहला है कि समाजशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही ना समाजशास्त्र का जन्म हुआ है।
ठीक है, ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है। दूसरा है कि समाजशास्त्र निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि समाज क्या है, लोगों से बनता है, तो लोगों के अंदर मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है। तो निरपेक्ष का मतलब ही मिली जुली संस्कृति से ही है, और जबकि जो आदर्शात्मक है वो एक मोरालिटी से संबंधित रखता है। तीसरा है कि समाजशास्त्र जो है वह एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। बिल्कुल ये बात भी सच है जो हमने पहले पढ़ लिया था कि समाज के अंदर जो रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चौथा है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान। ये वाला जो टॉपिक है इसके बीच लेके विरोध हुआ है विचारकों के बीच में। कुछ विचारक कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विशेष विज्ञान है, और कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो एक सामान्य विज्ञान है। इसी के बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ताकि ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कब हुई। तो देखिए, समाजशास्त्र का जो जन्म था वो 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के विचारक अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिकी भौतिक रखा था, और 1838 में बदल के इसका नाम सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र रख दिया गया, और इसी कारण अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपसे 1 नंबर का एमसीक्यू ये वाला क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, ये वाला कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। आज के आधुनिक समय की बात की जा रही है, तो आपको अगस्त कॉम्टे ही लिखना पड़ेगा, और आपकी एनसीईआरटी में इन्हीं का नाम दे रखा है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए दुर्खिम, स्पेंसर और मैक्स वेबर जैसे विद्वानों के विचार जो है वो काफी उनकी भूमिका रही है। इनके बारे में भी हम एक एक करके आने वाली स्लाइड में जरूर पढ़ेंगे। भारत में समाजशास्त्र विभाग जो है वो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, और यह औपचारिक तरीके से लागू किया गया था, यानी ऑफिशियली तरीके से इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के सामने पेश किया गया था। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो सोशियोलॉजी है इसका अध्ययन की हमारे को आवश्यकता है क्यों। तो देखिए, इसके कुछ रीजन है, उसी के बारे में हमें जानना है। तो पहला है कि भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत का जो इतिहास है वो इन्हीं चीजों से घिरा हुआ है। भारत के अंदर क्षेत्रवाद भी देखने को मिलता है, भाषावाद भी देखने को मिलता है, संप्रदायवाद भी देखने को मिलता है, और जातिवाद तो भारत का लंबे समय से एक बड़ा इतिहास रहा है। तो इसी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो समाजशास्त्र है वह एक सिस्टमैटिक तरीके से इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, और इसी कारण भारत के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम है, विभिन्न समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है। क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है, दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करता है, यानी कंपैरेटिव लर्निंग भी आपको बताता है कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का इतिहास, समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र, इनके साथ जो संबंध है, इनके बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। ये चीजें भी आपको आने वाली स्लाइड में या फिर अगले पार्ट में जरूर देखने को मिलेगी। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी बताता है कि जो लोगों का जो विकास हुआ, जो समाज के अंदर जो उनकी गतिशीलता बढ़ी है, उसके बारे में भी ये सारी चीजें डिस्कस करता है। तो इसी कारण भारत के अंदर समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस लेसन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र का आपको स्कोप बताना है, विषय क्षेत्र बताना कि ये क्या है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो समाजशास्त्र है वो एक विशेष विज्ञान है, और समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य विज्ञान है। कहने का मतलब, मैंने जब आपको मैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बता रहा था, तो चौथा आप जब पॉइंट पढ़ रहे थे वो विशेष और सामान्य विज्ञान दोनों के बारे में देख रहे थे, जब मैंने आपको बताया था कि इन विचारधाराओं को लेके जो समाजशास्त्री है उनके बीच में विरोध होता रहा है, उनकी वह एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे अच्छे तरीके से कि समाजशास्त्र के विषय को वर्णन करने के लिए दो अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखते हुए समाजशास्त्र अपने विचार प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि एक विचारधारा के जो समर्थक है वह समाजशास्त्र को तो एक विशेष विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरी विचारधारा के समर्थक जो है वह समाजशास्त्र को एक विशेष क्षेत्र के संबंध में इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में वर्णन करते हैं। तो ये दोनों विचारधारा जो है वो कौन कौन सी है,
पहली जो विचारधारा है वह है स्वरूपात्मक विचारधारा है। इसके जो समर्थक हैं उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को उन्होंने एक विशेष विज्ञान का दर्जा दिया है। दूसरा है कि संश्लेषणात्मक विचारधारा, तो इसके समर्थकों ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान का दर्जा दिया है। आइए जानते हैं इन्हीं दोनों के बारे में, इन्होंने इसके बारे में क्या क्या अपनी बातें रखी है और इनकी आलोचनाओं के बारे में भी हम जानेंगे कि इनकी जो बातें हैं लोगों ने किस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्वरूपात्मक विचारधारा और दूसरी है संश्लेषणात्मक विचारधारा। तो सबसे पहले मैं आपको स्वरूपात्मक विचारधारा के बारे में बता रहा हूँ कि इस विचारधारा के जो समर्थक है वो है जॉर्ज सिमल, टॉनिस, रिचर्ड वॉन वीजे, विरकांत, मैक्स वेबर। इन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया और इसमें इन्होंने क्या बात रखी थी कि इस विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित रखकर इसे एक विशेष ज्ञान का दर्जा देते हैं और वह कहते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन नहीं करता, केवल जो सोशियोलॉजी यानी जो समाजशास्त्र है सिर्फ वही इनका अध्ययन करता है और इसी कारण इन्होंने समाजशास्त्र विशेष विज्ञान का दर्जा दे रखा है। वहीं दूसरी तरफ जब आप देखते हो संश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में यानी सिंथेटिक स्कूल के बारे में, तो इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले जो इसके समर्थक है इस विचारधारा के समर्थक है सोरोकिन, दुर्खिम और होभाउ। तो इन्होंने क्या किया है कि इस विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र को एक साधारण विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वह बहुत खुला है, विस्तृत है, काफी वाइड है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पक्षों जैसे उदाहरण के तौर पर राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक इत्यादि का भी इनसे संबंधित विकास हुआ है। तो ये दोनों अपनी अपनी विचारधारा रखे हैं। एक मोटे तौर पे जो कंक्लूजन निकाला जाए तो जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है वो ये कह रहे हैं, इसके जो समर्थन है वो ये बोल रहे हैं कि जो समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक संबंधों का अध्ययन अच्छे तरीके से करता है और कोई अध्ययन नहीं कर सकता और इसे इन्होंने सीमित रखा है। और वहीं जो सिंथेटिक स्कूल है वो ये बोल रहे हैं कि जो समाजशास्त्र है वह क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र है, काफी खुला हुआ क्षेत्र है और इसी क्षेत्र के कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक इनका भी विकास संभव हो पाया। तो इनके विचार कुछ इस प्रकार है। आइए अब जानते हैं इनकी आलोचना किस प्रकार से की गई है। तो जो स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना है उसमें क्या कहा गया है कि ये कहते हैं कि केवल समाजशास्त्री अकेले सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जो इसके आलोचकों ने कहा है कि जो समाजशास्त्र है वह केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन नहीं करता बल्कि सामाजिक विज्ञान भी इसका अध्ययन कर सकता है। तो ये इसकी एक आलोचना में रखा गया था। और वहीं दूसरी तरफ संश्लेषणात्मक विचारधारा की आलोचना में क्या कहा गया है कि इस संप्रदाय की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो इसके विचारधारा क्या या यूकाजिन के समर्थक हैं उन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसे एक विस्तृत क्षेत्र माना है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी सारे सब्जेक्ट को जोड़ दिया है। तो इसमें यह कह रहे हैं कि यदि इसके अंदर विज्ञान की विशेष सामग्री को शामिल कर दिया जाए तो समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की विशेष सामग्री की एक खिचड़ी बनकर रह जाएगा और उसकी कोई अपनी पहचान ही नहीं होगी। यानी कि समाजशास्त्र जो है वह एक स्पेसिफिक चीज नहीं बन पाएगी अगर इसके अंदर अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड कर दिए गए। जैसे इतिहास का एक अपना रुतबा है, ज्योग्राफी का अपना एक रुतबा है, पॉलिटिकल का एक अपना रुतबा है, तो उसी प्रकार जो समाजशास्त्र है उसकी भी एक अलग पहचान होनी चाहिए और इसी आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की है। तो आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ सके। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट इस चैनल से रिलेटेड आपको मिल सके। क्योंकि आपका हर एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे को एक मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही डेली वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ।